मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चों को सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे फेमस प्रॉब्लम आप लगातार एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल जेई या आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना का जो एग्ज़ाम होता है या जेई मेंस, इन सब एग्जामिनेशन के अंदर सेंटर ऑफ मास इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। और सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो जनरली कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा टफ होता है और उसके बारे में सोचना पड़ता है। बहुत सारा पैटर्न जो है वो रहा है सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज हुआ है। तो पहले मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आप राइट साइड पे देख सकते हैं जेई मेंस की प्रॉब्लम है और नीचे का प्रॉब्लम देख सकते हैं फ्रॉग की। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपकी थिंकिंग डेवलप हो कि कैसे हमें सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट को कि कैसे हमें सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सेंटर ऑफ मास के अंदर इफ़ यू हैव नो एक्सटर्नल फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं देन मोमेंटम इज कांस्टेंट। जैसे इस केस के अंदर मैन एंड सन, दे आर स्टैंडिंग लाइक दिस, राइट? ये मैन एंड सन है। मैन पुशेस द सन, मैन ने अपने बेटे को धक्का दिया, राइट? लेकिन ये रिमेंबर, जो रिएक्शन है ये इसके ऊपर वापस भी आएगा। सो इज दिस एन एक्सटर्नल फोर्स? नो, इट इज एन इंटरनल फोर्स। ये इंटरनल फोर्स है, राइट? तो हमें पहचानना होता है सेंटर ऑफ मास के अंदर क्वेश्चंस के अंदर जहां मोमेंटम इन्वॉल्व हो, जहां इस तरह की सिचुएशन हो, देयर इज अ वेलोसिटी, देयर इज अ मास एंड आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, राइट? तो आप देखिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, therefore the momentum is constant. Momentum is constant. It's an internal force. तो आपको सबसे पहले देखना होता है क्वेश्चन के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, कि फोर्स एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्नाइज इट। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, द फोर्स इज, एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, इंटरनल फोर्स है। और याद रखिए, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, सो इवन ऑन द ग्राउंड देर इज नो एक्सटर्नल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज एन एक्सटर्नल फोर्स, एग्जिस्ट नहीं करती। इन दोनों के बीच में आपस में एक्शन एंड रिएक्शन पेयर टाइप की फोर्स है, तो दैट इज एन इंटरनल। अच्छा, अब अगर आपका इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। इसका मतलब जो सन का मोमेंटम है वो फादर का ही मोमेंटम, उन दोनों का सम जीरो रहेगा, क्योंकि इनिशियली दे आर एट रेस्ट। सो देयर इनिशियल मोमेंटम इज जीरो एंड देयर फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो रिमेन टू बी जीरो, बिकॉज हमने ये पहचान लिया है कि देयर इज नो इंटरनल फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अगर होती तो वी कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिंपल मैनर। तब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता, विच इज रिटन एज ACM, राइट? बट जनरली क्वेश्चंस देखे गए हैं जहां पे इंटरनल फोर्स ही होती है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। सो देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम सिर्फ बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच में, दैट्स ऑल। बट फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता। और जो बात आपको पता होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द कंपोनेंट ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द क्लोज सिस्टम इज जीरो along the axis, then the component of the linear momentum along that axis cannot change, right? अगर आपका उस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है तो उस डायरेक्शन में आपकी लीनियर मोमेंटम भी नहीं बदल सकती है। तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है जो मैंने राइट साइड पे लिखा है। इसके अंदर ट्रिकी पार्ट क्या है कि ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स है, ये पहचानना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक बार वेस्ट बंगाल जेई का 2017 का क्वेश्चन है, देयर आर टू पार्टिकल्स विच आर एट रेस्ट
और थोड़ी देर के बाद इनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है उसकी वजह से दिस इज द सिचुएशन v एंड 2v। मास नहीं दे रखा और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इनिशियली दे वर एट रेस्ट, सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली वाज 0। अगर ये आपस में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हिल रहे हैं, मतलब दिस इज एन इंटरनल फोर्स, then the center of mass velocity cannot change. It can only change if the external force exists। माने आप मोमेंटम चेंज कर रहे हैं ये वाली सिचुएशन में, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदल सकती है, लेकिन यहाँ पे मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है दैट चेंजेस ऑफ द सिस्टम। तो आपको स्टेप नंबर 1 सेंटर ऑफ मास के अंदर देखना है कि whether the forces are internal or external। ये अगर आपने पहचान लिया तो आई थिंक द लाइफ इज वेरी सिंपल आफ्टर दैट एंड यू कैन इजीली सॉल्व सच क्वेश्चंस। आइए इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये फ्रॉग वाला क्वेश्चन है और इसके अंदर आप देखिए एक फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लॉग, राइट। एक लॉग है, लक्कड़ का टुकड़ा है जो नदी में फ्लोट कर रहा है। अगर आप इसको फ्लोट कर रहा है और ये फ्रॉग यहाँ से जंप मार के इधर आ गया, 100 ग्राम्स का फ्रॉग है और 200 ग्राम का लॉग है, 3 मीटर लंबा। आपसे पूछा गया है कि हाउ फार डज अ लॉग मूव ड्यू टू द जंप। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा सेंटर ऑफ मास, बट पॉइंट ये है कि जब ये फ्रॉग ने जंप मारी तो 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, या 2 सिस्टम्स हैं। एक हो गया लॉग और दूसरा हो गया आपका फ्रॉग। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि लॉग कितना हिला, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो फ्रॉग और लॉग, फ्रॉग एंड लॉग, इनका शुरू में कुछ सेंटर ऑफ मास रहा होगा, राइट। तो उसकी एक पोजीशन होगी, मान लीजिए वो कुछ पोजीशन थी, so there was a position of center of mass, right। कॉम लिख रहा हूं मैं उसको। जब फ्रॉग जंप मार गया तो भी आफ्टर जंप फ्रॉग एंड लॉग, अब फ्रॉग की पोजीशन बदल गई है तो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रही होगी। अब कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जंप मारने में, सिर्फ इंटरनल फोर्स है या फोर्स इंटरनल है जो भी है, आप ना तो सिस्टम की, जैसे कि सिस्टम इज मेड अप ऑफ लॉग एंड द फ्रॉग, ना तो वेलोसिटी बदल सकते हैं, ना तो आप पोजीशन बदल सकते हैं। जो सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, ना तो आप उसकी वेलोसिटी बदल सकते हैं, ना सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, आप ये दोनों ही नहीं बदल सकते। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पोजीशन बेस्ड है। ऊपर जो मैं आपको बता रहा था ये जेई का क्वेश्चन, दिस वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एक्सटर्नल फोर्स ना होने से जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो बदलती नहीं है, right। momentum is conserved and therefore the velocity of the center of mass remains unchanged। जैसे मैंने वेस्ट बंगाल जेई का मैंने आपको एग्जांपल दिया, या जेई मेंस के अंदर ये फादर ने सन को जब धक्का दिया, so this was an internal scenario, right, and therefore the total momentum will remain conserved। Now let's talk about this situation also। इधर भी कोई external force नहीं है। If there is no external force, then the frog की jump मारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, position will not change। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ये वाला 0 0, एक्स एक्सिस पे सब कुछ हो रहा है। पहले हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं बिफोर द जंपिंग। लॉग एक एक्सटेंडेड बॉडी है, आपको दिख रहा है लॉग एक काफ़ी बड़ी बॉडी है, तो उसका बिल्कुल सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सो एम लॉग इनटू एक्स लॉग उसका सेंटर ऑफ मास प्लस एम फ्रॉग इनटू एक्स फ्रॉग डिवाइडेड बाय एम फ्रॉग
प्लस m log, इसको लिख लेते हैं m log इज हाउ मच, इट इज 200 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 100 ग्राम, देखिए कितनी दूर है ये, 3 मीटर, राइट, इट इज 3 मीटर्स लॉन्ग, और इसका सेंटर ऑफ मास 1.5 पे लॉग का, फ्रॉग का 3 मीटर दूर है, वो 3 मीटर इसकी पोजीशन हो गई, डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब फ्रॉग और लॉग का जो सेंटर ऑफ मास है वो करीब यहां पे होगा, राइट, सो दिस इज 2 मीटर्स। अब जंप मारने के बाद ये बदल नहीं सकता, इट हैज टू रिमेन द सेम, राइट। तो अब ये सेम कैसे रहेगा, ये सेम ऐसे रहेगा कि द लॉग मूव्स, लॉग थोड़ा सा हिल जाता है। अब हमें पता लगाना लॉग कितना हिलता है जिससे कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज, द पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। अब अगर आप नई सिचुएशन देखेंगे तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लॉग को थोड़ा सा हिला देता हूं बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स, ओके, और जो फ्रॉग है अब वो यहां पे बैठा हुआ है, राइट, द फ्रॉग इज एट द कॉर्नर एंड दिस इज 3 मीटर, frog is sitting here, this is the amount by which the log has moved। तो अब हम दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं XCM को, राइट, याद रखिए XCM has to remain 2 meters, the position of the center of mass of the frog and the log will not change at all because there is no external force। external force ना होने पे ना तो आप पोजीशन बदल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की, ना वेलोसिटी बदल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉग का लिखते हैं, फ्रॉग इज 100, राइट, सो 100 इंटू एक्स प्लस, अब लॉग का लिखते हैं, देखिए लॉग का यहां पे है सेंटर ऑफ मास, वो तो वही रहा बट उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एक्स, सो दिस इज 1.5 प्लस एक्स इंटू लॉग का वेट है 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200। XCM कैनॉट चेंज, वो तो पुराना ही रहा, सो 2 इज इक्वल टू 100x प्लस 300 प्लस 200x अपॉन 300, सो 2 इज इक्वल टू 100x प्लस 200x प्लस 300 डिवाइडेड बाय 300। अब बात करते हैं 2 इज इक्वल टू 300x प्लस 300 अपॉन 300, so 2 is equal to x plus 1 upon 1, right, so 2 is equal to x plus 1 and x is equal to 1 meter। इसका मतलब आपका log 1 मीटर डिस्टेंस मूव कर गया, और जब वो मूव करा तो कंपेयर टू द प्रीवियस सिनेरियो, राइट, द सेंटर ऑफ मास अगर यहां पे था पहले, अब भी सेंटर ऑफ मास जो है यहीं पे रहेगा, सेम, द सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। सिर्फ एक मास इधर से उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आया कि कैसे आपको सेंटर ऑफ मास को अप्रोच करना है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ जाते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा पढ़ने में मुश्किल है, लेकिन आप इसको सिर्फ इस तरह से सोचिए कि ज्यादातर क्वेश्चन में इंटरनल फोर्स होती है, पोजीशन भी नहीं बदलेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो दोनों को सेम रखिए, पहले निकाल लीजिए प्रीवियस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या है अगर वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, और फिर फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को सेम रखिए, राइट। और सिमिलरली अगर पोजीशन वाला क्वेश्चन है तो पोजीशन निकाल लीजिए पहले, और बाद में जब मासेस इधर उधर हो गए हैं तो भी आप वेलोसिटी जो है, सॉरी उनकी पोजीशन जो है सेम रख के सेंटर ऑफ मास की, एक मास को हिलना पड़ा तो कीप द सेंटर ऑफ मास सेम क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया कैसे आपको सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं,
ये मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको दिखा रखा है, राइट? दिस इज अ डायग्राम। इफ यू नोटिस यहाँ पे मैंने फिंगर दिखाई हुई है, और एक तरह से ये वो है सफाई करने वाला जो आप यूज करते हैं घर के अंदर। तो इस पॉइंट पे देखिए देयर इज नो रोटेशन। सेंटर ऑफ मास पे अगर आप किसी बॉडी को सस्पेंड करते हैं तो बॉडी रोटेट नहीं करती, वहीं पे स्थिर हो जाती है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह भी होती है, जब डेफिनेशन की बात आती है, जहां पे आप बॉडी को सस्पेंड कर सकते हैं विदाउट इट अंडरगोइंग एनी रोटेशन। एक्सटेंडेड बॉडी है, इस जगह पे देखिए बिल्कुल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन्ड है। ना तो ये झाड़ू इस तरफ जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है, इस तरफ टिल्टेड है। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए। कई बार सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर सिर्फ इक्विलिब्रियम ऑफ जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 होती है, वो भी लेना होता है, और टॉर्क इज नेट टॉर्क ऑल्सो इज इक्वल टू 0, ऐसे कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ता है आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हुए, आप मेरी प्लेलिस्ट को देखिए और उसको फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।